ढाका यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हुए और देखते ही देखते वो भीड़ सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में पहुंचती चली गई। और अब उनका आक्रोश आप समझिए कि 144 धारा के बावजूद वो जहां एक आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, वहां इतना विशाल जनसमूह अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनका आक्रोश कितना होगा ये समझा जा सकता है। तो सशस्त्र पुलिस बस बुलाया गया और उनको रोकने की चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं रुके और उन पर फिर लाठीचार्ज, गोलाबारी और लाठीचार्ज और वो वाटर कैनन जो होता है, जलधार जिसमें बोलते हैं, वो किया गया और इसमें 16 विद्यार्थी मारे गए। लेकिन फिर अंततः क्या हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देना पड़ा। 1952 के बाद 21 फरवरी 1952 को जो ये घटना हुई थी, उसी की याद में भाषा आंदोलन के रूप में इस दिवस को मनाया जाने लगा। ये दिवस अब से पहले भाषा आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता था 1952 से। फिर इनके प्रयासों को देखते हुए यूनेस्को ने 1999 में 17 फरवरी को 1999 में उन्होंने क्या किया कि 21 फरवरी को, जिस दिन बहुत सारे विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता को अपने जीवन कुर्बान करना पड़ा, उनकी याद में उस राष्ट्रभाषा आंदोलन के दिवस के रूप में जो दिन मनाया जाता था, उसको राष्ट्रभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की 17 फरवरी 1999 को। और 17 फरवरी 1999 के बाद 21 फरवरी सन 2000 से ये वाला दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक थोड़ा सा पिक्चर आपको, ये एक तस्वीर क्लियर हुई होगी कि ये कहां से ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और उनकी मांगों के सामने झुकते हुए राष्ट्रभाषा दिवस को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब एक चीज देखिए, मैंने स्टेटस पे डाला था अपना ये कि भाई कोई देखे। एक मेरी परिचित है, बड़ी अच्छी साहित्यकारा है, वो एक साहित्यिक समूह भी चलाती है। उन्होंने कहा कि अगर ये बैनर, मैं प्लीज आप सुने, कि उन्होंने कहा कि अगर ये बैनर भी मातृभाषा में होता तो कितना अच्छा होता। तो मैं विचलित हुआ, मैं सोचा, लेकिन इसका जवाब ये है, हालांकि मैंने उनको जवाब दिया नहीं, इसका जवाब ये है कि घर में कितनी महिलाएं होती हैं, चाची होती है, बुआ होती है, मामी होती है, मौसी होती है, हम उसका कोई कहानी टालते। अगर हम अपनी चाची ना माने अपने आप को, आप भावी शिक्षक हैं, सबसे पहले तो आज अगर इस भाषा दिवस पर मैं कोई संदेश अगर दे पाया तो वो यही है कि अपने आप को, अपनी हर सेंटेंस में एक आपकी सटीकता होनी चाहिए। आप हिंदी बोलते हो कोई बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी बोलते हो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सही बोलें ये बहुत जरूरी है। कई बार जो अंग्रेजी स्पीकिंग वाले जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि गलत सलत बोलो, बस वो ये बोलते हैं, हालांकि ये बात गलत है। मैं एक चीज बोलता हूं कि आप थोड़ा बोलो लेकिन सही बोलो, क्योंकि अगर आपकी शुरुआत में गलत बोलने की आदत पड़ गई तो वो सब गलत हो जाएगा। माहौल के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन आपको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक और समस्या हमारे साथ ये है कि हम जैसे कि अपनी हरियाणवी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो हम हरियाणवी को एक यूं सोचते हैं कि, या फिर हरियाणवी छोड़िए, अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी को ये सोचते हैं कि हिंदी बोलेंगे तो हमारी इंसल्ट फील हो रही है हमें, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आदमी, एक आदमी ने बहुत टाई लगा रखी है, बहुत सुंदर उसने कपड़े पहने हुए हैं, और वो अपनी एक बुजुर्ग महिला, बाल बिखरे हुए हैं, और उस माँ के साथ अगर मुस्कुरा रहा है तो उस फोटो को कौन खराब बताएगा? वो अपनी माँ के साथ बैठा है, उसको कौन खराब बताएगा? तो अगर आप परिवेश को ना देखते हुए अगर आप अपनी बोली में बोल रहे हैं, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, तो उसमें संकोच, शर्म कैसा? हमें हिंदी या अंग्रेजी बोलने हुए में असहजता हो रही है, फिर भी हम बोले जा रहे हैं, तो फिर उस भाषा का क्या फायदा? अंततः ये है क्या? एक माध्यम ही तो है। तो हम इन चीजों से ऊपर उठें कि भाई अंग्रेजी ना बोलने में संकोच होता है। एक मैंने लघु कथा लिखी थी, मैं मुझे याद आ रही है कि एक बच्चे ने माइक संभाला और हिंदी दिवस पे वो बोल रहा था
कि आदरणीय उपस्थित जनों, हम यहाँ पर आज जिस विषय के लिए एकत्रित हुए हैं, भली भांति परिचित हैं कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी को प्रोत्साहन के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर मैं अपनी वार्ता आपसे शुरू करने जा रहा हूँ। तो एक क्लर्क आया और उसने क्या किया कि एक पर्ची थमा दी उसको, और वो पर्ची पे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, वो बच्चा उतर गया। फिर एक दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि रेस्पेक्टेड टीचर्स, वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट हिंदी दिवस। तालियां थी। उस पर्ची पे ये लिखा हुआ था कि हिंदी बोलने के लिए तुम्हें मंच से नीचे उतारा जाता है। ये हमारी हिंदी का हाल है, ये फैक्ट है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, तो हम कम से कम जो कॉन्वेंट स्कूल है या उसका प्रशासन इस चीज पे ध्यान दे कि हिंदी बोलना कोई जुर्म नहीं है कि बच्चे को एक शब्द का 5 रुपए देना पड़ रहा है। सोचिए, वो जो बांग्लादेश में जो हुआ था, वो कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी, कितना धारा 144 के बावजूद वो सड़कों पे उतरे होंगे, तो उनका कितना आक्रोश था, कितना अनुराग था अपनी भाषा के प्रति। क्या हम उसको नहीं देख पाते हैं? क्या हम उसको नहीं समझ पाते हैं? तो कभी भी अपनी मातृभाषा को बोलने में हम संकोच ना करें। हमें अंग्रेजी नहीं आती है, कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। अंग्रेजी सीखने का एक बोर्ड लगा हुआ था, तो उसने कहा कि फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखें सिर्फ 1 महीने में। सब बहुत खुश हुए उस इश्तिहार को देख के। लेकिन महिलाओं के लिए फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखें मात्र 2000 रुपए में, महिलाओं के लिए सिर्फ 1000 रुपए। तो किसी ने पूछा कि महिलाओं के लिए इतना आधी छूट कैसे? तो उसने कहा फराटेदार बोलना तो आता ही है, अंग्रेजी सिखानी है उसको। तो ये सारी चीजें हैं। कोई भी भाषा सीखें आप, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी बोली, अपनी हरियाणवी, अपनी हिंदी, इसको हीन दृष्टि से ना देखें। तो आप में से कितने जनों को अंग्रेजी आती है? देखिए, दोनों तरफ से हम यहाँ पे चर्चा के लिए आए हैं, है ना। तो हालांकि मैम तो वो लेक्चर कह रही थी, मुझे वो शब्द खैर समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये मन से आया था कि हम कोई चर्चा करेंगे। सर, आती किसी को नहीं, इंग्लिश किसी को नहीं आती, बोलने की कोशिश हर कोई करता है। एक आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? उसने कहा यस। दूसरे ने पूछा कितनी? बोला बस इतनी है आपको आती। एक आदमी अपनी इंग्लिश का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे कितनी अंग्रेजी आती है। तो उसने कहा कि अच्छा जरा दिखाओ। उसको यकीन नहीं हुआ कि उसको आती नहीं थी। तो उसने कहा कम हेयर। वो आदमी उसके पास कम हो गया। अब उसने कहा कि उसको यकीन नहीं हुआ कि ये आदमी अंग्रेजी भी बोल सकता है। उसने कहा कि अब चल, अब ये करके दिखा, इसको वहीं जाके, इसको बोल के वहां जा, अंग्रेजी में बोल। उसको परेशान कि अब मैं कैसे इसको वहां भेजूं, ये आ तो गया, भेजना भी तो है। तो उसने वो खुद भागा वहां पे गया और वहां पे जाके बोलता है कम है। तो आप अगर स्मार्ट हैं तो अंग्रेजी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देखिए, बहुत हर चीज में हमें ईमानदार होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? आपने कभी ऐसा सेंटेंस सुना होगा बहुत कि मुझे एक एप्पल दे दो, है ना। लेकिन आपने कभी ये सेंटेंस नहीं सुना होगा, गिव मी ए सेब। माना जब अंग्रेज लोग अपनी भाषा में, अपने एक सिंगल सेंटेंस में अंग्रेजी को हिंदी को घुसा नहीं सकते हैं, तो हम क्यों हर चीज में अंग्रेजी के बिना अपने आप को असक्षम पाते हैं? हर चीज का आपके पास अर्थ है। अगर सटीक वर्ड ना मिले तो लंबा सेंटेंस बोल दो, लेकिन अनावश्यक आप अंग्रेजी ही बोल लो ना। फिर है, अगर आपको एप्पल ही खाना है तो अंग्रेजी में ही मांग लो। तो ये सारी चीजें हैं हमें। और यकीन मानिए, जिस आदमी ने अपने सच्चे परिवेश से, अपने सच्ची भाषा से, अपने सच्चे माहौल से, अपनी मौलिकता से प्यार किया है, वो महान हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम किसने नहीं सुना होगा? इतने सफल कैसे हुए? उनका जवाब देखिए आप।
उन्होंने कहा कि मैं सफल इसलिए हुआ कि क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान अपनी मातृभाषा में सीखा है। सोचिए, हम कोई भी जो दूसरा कोई भी नॉलेज जब हम सीखते हैं, वो अगर हम फॉरेन आई, तो हमें अंग्रेजी नहीं आती, ऊपर से हमें फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो कहां से वो आएगा? पहले तो भाषा का मुद्दा सुलझे, तभी हम किसी विषय को समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं गणित और विज्ञान को मैंने अपनी भाषा में सीखा है, तब मैं इतना सफल हो पाया हूं, क्योंकि वो ज्ञान फिर मेरी आत्मा में बस गया है। तो हमें ऐसा माहौल बनाए, हम कल आपको पता है कि आप कितनी बड़ी पूंजी यहां पर बैठे हैं, आप इसका उम्मीद कर सकते हैं। आप किसी ने कहा कि अगर एक डॉक्टर खराब हो गया तो कहा कि बस एक मरीज की जान को खतरा है, लेकिन अगर एक टीचर गलत हुआ तो 1 मिनट के अंदर 40 लोगों को खतरा है, क्योंकि उसकी एक बात 40 लोगों पे, 40 बच्चों पे प्रभाव डालेगी। तो आप महसूस कीजिए कि इस छोटे से कमरे में कितना बड़ा भविष्य बैठा होगा इस समय। तो हम कोई भी किसी भी चीज में भाषा के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें कि कुछ भी बोल दिया जाए। घरों में देख लीजिए, हम घर में तो पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन वो क्यों होती है? अनावश्यक रूप की बहस भी हम क्यों करते हैं? तो इस चीज में हमें ध्यान देना होगा। अब मुझे लग रहा है कि ये सुन भी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अपने आप से कौन आएगा? और मैं कुछ उससे सवाल पूछूंगा, अपने आप से कौन आएगा? जो नहीं आएगा उसको बिल्कुल भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। नहीं मैम, आप भले ही ना बोले, ये हमें वेट करेंगे सिर्फ 30 सेकंड तक। कौन आ रहा है? तालियां हो जाए। ये एक छोटा सा उपहार मेरी तरफ से, सिर्फ इसलिए कि आप यहां पे आए हो। अभी अरे वो झोला मेरा से रह गया। अब झोला बोलने में समस्या है। मैंने ट्रैवल मैनेजमेंट किया तो एक असाइनमेंट देनी होती थी हमें, जो आइटनरी बनानी होती थी कि आप कहां से ट्रैवल के लिए जा रहे हो। तो एक मेरी सहपाठी थी, उससे मैंने पूछा कि देखो मेरी ये जो है ठीक बनी क्या? तो उसने कहा कि कुछ गलत है। मैंने कहा क्या त्रुटि है? अब वो त्रुटि मैंने ऐसा बोल दिया, हंसने लग गए सब। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो त्रुटि है, संशय है, इन शब्दों को भी लोग अजूबा समझते हैं। और यकीन मानिए कि पहले हमारी पूंछ होती थी, बहुत पुरानी बात है, अब की नहीं बता रहा मैं, तो उसमें वो गायब कैसे हुई? क्योंकि उसका यूज नहीं करना आदमी ने मतलब बंद कर दिया। ठीक है ना? जिस चीज का यूज नहीं होता वो खत्म हो जाती है। उसी तरह से जब हम किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो वो लुप्त हो जाएंगे। भाई किसी शब्द का वजूद है तो हम उसको वैल्यू क्यों नहीं करते हैं? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आपने टंग ट्विस्टर सुना होगा। टंग ट्विस्टर कौन कौन करना चाहता है? एक धनुर्धर को, युवा धनुर्धर को ये गुमान हो गया था कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनुर्धर विद्या का माहिर मैं हूं, और उसे इस चीज का अहंकार हो चला था। वो जहां भी कहीं जाता सबको चुनौती देता कि आओ मुझे धनुर्विद्या में हराओ और फिर मैं आपको मानूंगा। तो होते होते पहले तो उसका ये हुनर था, सब लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन जब लोगों ने महसूस किया कि अब इसमें अहंकार की भावना आने लगी है तो वो उसको अपयश मिलने लगा थोड़ा। उसको किसी ने कहा कि एक साधु है और वो सभी कलाओं में माहिर है, धनुर्विद्या तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो उसके अहम को ठेस पहुंची। वो गया कि साधु महाराज, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझसे धनुर्विद्या में मुकाबला करें। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो फिर उसने बताया कि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ जो धनुर्धर का जो उपाधि है उसको कायम रखना चाहता हूं और इसलिए मैं आपको पराजित करना चाहता हूं।
तो साधु ने कितना आसान तरीका बताया कि आप सबको जाओ और बोलो कि मैंने साधु महाराज को धनुर्विद्या में हरा दिया है और तुम बड़े माने जाओगे। तो उसने कहा नहीं, बिना मुकाबले के जीतने का मजा नहीं आता, आपको मुझसे मुकाबला करना होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे मुकाबला करूंगा, लेकिन दिन आपका होगा, समय आपका होगा, जगह मेरी पसंद की होगी। एक दिन रखा उन्होंने, हम उस दिन यहां मिलेंगे। फिर उसने पूछा कि अभी धनुर्विद्या शुरू करते हैं, कहां से? हम उसके बताए गए दिन पे वो आ गया। अब वो उससे पूछता है कि कहां निशाना, लेकिन तुमने ये तो नहीं पूछा कि निशाना लगाना कहां से है। उसने पूछा बताइए आप कहां से लगाना है। तो दो पहाड़ियों के बीच झूलते हुए पुल से वो गया और वहां जाके बोलता है कि यहां से निशाना लगाना है। दो पहाड़ियों के बीच एक पुल, हल्का सा भी हवा का झोंका आए तो वो यूं झूल रहा है पुल। तो धनुर्धारी कहा कि कोई मुश्किल नहीं है। वो गया और उसने तीर चढ़ाया और वो तो निशाना लगाए, तो पता नहीं कहां है वो निशाना, उसका लगा नहीं, सधा नहीं। 2 3 4 5 बार उसने ऐसा किया, लेकिन निशाना उसका सधा नहीं। हार मान के बोलता है कि जी वहां आपने कैसी जगह खड़ा कर दी, निशाना ही नहीं सध रहा वहां से, तो आप करके दिखाएं। साधु महाराज वहां गए, उन्होंने निशाना साधा और सीधा निशाने पे जा लगा। अब उसके पैरों में पड़ के बोलता है कि जी ये आपने कैसे किया। तो साधु महाराज का जवाब सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि तुम निशाना साध रहे थे जबकि मैंने मन को साधा था। तुम निशाना साध रहे थे, मैंने मन को साधा था। तो हम एक बार अपने मन को साध लें, सारी चीजें अपने आप अच्छी चली होती जाएगी। हम अपना मन नहीं साधते, बीएड है 50% आ जाए बस, हो जाएगा। बहुत स्कूल हैं, बहुत कॉलेज हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं। हमें उस नॉलेज की भूख होनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बैठक रही, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार तुम्हें ये रोड रोलर में ही फंसा रहा। तो अपनी भाषा को लेके चलने के लिए लेखन सबसे बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि हम उतनी परिस्थितियों से होके कभी नहीं गुजरते कि हम भाषा को सीख पाए। हम कितने अच्छे दोस्त हो हमारे, 2 बार तो बोलेगा कि हाउ आर यू, तीसरी बार बोलेगा कि हाँ कित गया था। तो वो हम चाहकर भी वो चीज माहौल बना नहीं पाते हैं। तो इसलिए, लेकिन जब आप लेखन और पठन से जुड़ेंगे तो आप भाषा को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप नियमित रूप से पढ़ने की अपनी हैबिट डालिए। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, कोर्स की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हो? सर कोई स्किल सीख लेते हैं। और क्या स्किल सीख लेते हो? सर गिटार बजाना। नहीं, पढ़ना मैंने पूछा। पढ़ने में सर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी। ये तो पढ़ाई ही हो गई। अच्छा, मेरी एक किताब आने वाली है, स्टोरीज पढ़ना किसको पसंद है? अरे वाह मैम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इतने हाथ में देख रहा हूं। ये स्टोरी पढ़ते हैं और मेरी बुक आने वाली है, तो मैं तो एक बुक का सेशन तो जरूर चाहूंगा कि आपके बीच में हो। चलिए, तो आपके साथ बहुत अच्छी रही बैठक। और बस इंग्लिश, हिंदी, हरियाणवी, कोई भी भाषा बोलो, सहज बोलो। पढ़ना शुरू कीजिए आप आज से, और आप देखेंगे कि पढ़ने से आपको कितना ज्ञान मिलता है। तो मेरा वक्तव्य इतना ही है आज का। आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया मैंने, धन्यवाद। उसने सोचा दिल्ली में सब लोग बहुत अंग्रेजी बोलते हैं, तो उसने अंग्रेजी बोले कि मुझे ऑटो चाहिए एक, तो ऑटो वाला समझा नहीं। फिर वो चला गया। फिर दूसरा एक बहुत ज्यादा फैशनेबल सा एक ऑटो वाला आया, उसने कहा कि मुझे ऑटो चाहिए, मुझे वहां तक जाना है, किसी जगह का नाम लिया, वो उसकी बात ना समझे। तीसरा आया, उसने फिर फ्रेंच में बोला, कहते कि मुझे वहां तक आप मुझे ड्रॉप कर दो, ऑटो वाले को समझ नहीं आई। चौथा बोला, फिर जर्मनी भाषा बोल के देखी उसने, तब भी ऑटो वालों को समझ नहीं आया। तो वो था हरियाणवी,
और जिसको 4 भाषाएं आती थी उसको एक और दूसरा हरियाणवी मिल गया। तो उसने कहा कि भाई मैं तो कई देर से खड़ा हूं, मुझे वहां जाना है दुबला कुआ पे, और मुझे ऑटो वाला कोई भेज नहीं पा रहा। तो उसने ऑटो वालों को बताया और उसने ट्रांसलेट कर दिया ऑटो वाले को, ऑटो वाले ने उसको भिजवा दिया, बिठा लिया। अब वो यूं बोला कि भाई एक बात तो है, विदेश में कम से कम 2 भाषा जरूर आनी चाहिए जब काम चल रहा है। तो बोले तने 4 आवत थी, तेरा केस काम चल गया। तो ऐसा ना लगे हमें कि हमें अगर दूसरी भाषाएं नहीं आती है तो हमारा काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अक्सर एक बात पे संशय होता है कि और आप यकीन मानिए जब आप हिंदी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से सलीके से बोलते हैं तो जो उसमें रस होता है वो बनिस्बत अंग्रेजी के बहुत ज्यादा होता है। आप रस महसूस करते हैं अंग्रेजी का। इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे, इतने मनोरम शब्द हैं, इतना समृद्ध है हिंदी का कोश, बड़ा अच्छा लगता है। तो हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, ये संशय होता है लोगों में। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में एकमात्र अंतर, बहुत कम शब्दों में सामान्य तरीके से आप समझें कि जो बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही जो भाषा बोलता है, जो उसकी मां उसे सिखाती है, वो मातृभाषा होती है। जन्म से जो भाषा हम सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है, और राजभाषा वो भाषा होती है जिसको हमारे राष्ट्र के द्वारा मान्यता मिलती है। तो ये संशय मुझे नहीं लगता किसी का होगा, या होगा भी तो अब नहीं होगा। कविता के लिए मैम ने याद किया है मुझे। वैसे मैं थोड़ी सी अपने बारे में अगर बात कर दूं तो मैम देखिए, अचीवमेंट्स क्या होता है। मैं, कई लोग बोलते हैं कि आप योगी बने, मैं सहमत नहीं होता हूं। मैं कहता हूं कि आप उपयोगी बने। आपकी उपस्थिति भले ही फर्क ना डाले किसी पर, लेकिन आपकी अनुपस्थिति का एक फर्क, एक असर होना चाहिए कि अरे वो चला गया, वो बैठा था, वो कहां गया। आपकी अनुपस्थिति का फर्क होना चाहिए किसी भी जगह पे। अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो मुझे नहीं पता कि अचीवमेंट्स को लोग किस तरीके से, किस पैमाने पे मापते हैं, लेकिन एक साहित्यकार सम्मान समारोह में एक बच्ची को युवा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। मैंने उसको अप्रोच किया और मैंने कहा कि शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया तुमने कविता लिखी है। आप अपनी चेतना के घोड़े दौड़ाइए कि उस बच्ची ने मुझे क्या जवाब दिया होगा। युवा साहित्यकार सम्मान मिलने पर उस बच्ची को मैंने कहा कि बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। उसने मुझे कहा सर आपकी प्रेरणा से मैंने लिखा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरी प्रेरणा कैसे मिली आपको। तो उसने याद दिलाया कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव के अवसर पर जब काव्य पाठ प्रतियोगिता हो रही थी तो उसने उस काव्य पाठ प्रतियोगिता में किसी और की लिखित कविता का पाठ किया था। तब भी मैंने उसके पास जाके ये कहा कि बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। तब उसने कहा जी कविता तो अच्छी है लेकिन मेरी लिखी हुई नहीं है। तब आपने ये कहा था कि खुद की भी लिखा करो, और मैंने आपकी बात ले ली और आपकी प्रेरणा से मैंने ये जीवन की पहली कविता लिखी है। तो आपका प्रभाव यूं घूम के आता है। नेहा, अरे वाह, देखिए तो ये प्रभाव होता है। देखिए नेहा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप उपस्थित हैं यहाँ पे। अपने आप को उपयोगी बनाओ, है ना। आप अभी मैंने जो है 6 काव्य संग्रह जो है वो संपादन किया है उनका 6। एक में रोहतक के साहित्यकार हैं, एक में हरियाणा के साहित्यकार हैं, एक में 9 महिलाएं हैं, एक में यूनिवर्सिटी के 9 स्टूडेंट्स हैं। स्पेसिफिकली है 9 अंक, पता नहीं क्यों विशेष है या विशेष हो चला है। तो अभी 2 संकलन की प्रूफ रीडिंग पूरी हो चुकी है, वो अभी अगले हफ्ते प्रकाशन के लिए चली जाएगी। इसके अलावा कोरोना काल में जब सब बैठे हुए थे घरों में, बड़े उदासी का माहौल था, तब 127 दिनों तक लगातार हमने काव्य गोष्ठियां ऑनलाइन आयोजित की, 127 दिनों तक। तो ये योगदान है। आप यकीन माने, हमें तो यूं लग रहा था कि हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, सच बताऊं मैं आपको। लेकिन वहां पर एक आदमी का ये फोन आता है आसाम से कि सर मैं क्वारंटाइन हूं, इतनी घबराहट है, अकेला है, डिप्रेशन में जा रहा हूं। जब आपका कॉल आता है तो मुझे ये लगता है कि हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोरोना। एक बच्ची ये कहती है दादरी से कि सर जब आपका फोन आता है ना
तब हमें ये महसूस होता है कि अब दिन शुरू हो चुका है। तो जब आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो आपको अपने कर्म की सार्थकता नजर आती है। ठीक है, आपकी ये भूमिकाएं हैं, कोई शिक्षक है, कोई विद्यार्थी है, कोई पुलिस वाला है, कोई वकील है, ये आपकी भूमिकाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ प्यालियां हैं, प्यालियां। इसके अंदर असल में क्या है, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। एक आदमी ने अपने घर पे कॉफी की पार्टी रखी, सभी लोग आए और कॉफी पी के, उसके घर में सभी प्यालियां एक जैसी नहीं थी। उसने जब ट्रे को रखा सबके सामने तो सब आदमी वो कप उठाए जो सबसे ज्यादा सुंदर था, कॉफी पी, और जब वो चलने लगे तो उसने सवाल किया कि आपने वो प्याली क्यों उठानी चाहिए जो सबसे सुंदर है, जबकि कॉफी का टेस्ट तो सेम है। तो वही गलती हम कर जाते हैं कि हम बाहरी आवरण से लोगों को पहचानने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप किसी से मिलो तो सही, कितनी बातें, कितनी गाथाएं, पूरा ग्रंथ है वो आदमी। आप एक आदमी के विचारों को, सारी बातों को नहीं, उसकी जो उसकी अवधारणाएं हैं, जो उसके जीवन मूल्य हैं, आप उनको लिखने लग जाओ। मैं कहता हूं कि आप 10वीं किताबें भर डालोगे सिर्फ एक आदमी की, बशर्ते कि आप उसको ईमानदारी से सुने, समझे। हमें विचारों की को कद्र देना, हम देते ही नहीं कद्र असल में, जो है ना। अब हमें भाषा मिली है, लेकिन हम भाषा का कितना अच्छा, कितना वास्तविक प्रयोग कर पाते हैं। अरे दियो एक 2 रुपए की नमकीन, ये कोई, या फिर हम एक आदमी को ट्रांसफर करवाना है हमें, उसकी लिखाई है मेरे जैसी, है ना, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही मान लो तो, लेकिन उसको जो अधिकारी है उसको उसने लिखित रूप में देना है। वो टाइपिस्ट को पता है क्या कहेगा, ले कर एक बार जरा जल्दी कर। उसको ये पता है कि इस लिखाई का क्या मोल है, लेकिन बावजूद उसके वो उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। अखबार में खबर छपती है कि ये बच्ची फर्स्ट आई, प्रिंसिपल को तारीफें, टीचर को तारीफें। क्या उस बस ड्राइवर का योगदान नहीं है उसके फर्स्ट आने में? क्या उस स्वीपर का योगदान नहीं है उसके फर्स्ट आने में? क्या उस गेटमैन का योगदान नहीं है उसके फर्स्ट आने में? हम पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति एक ही तो है। अब हमें ये लग रहा है कि हम कई है संख्या में, लेकिन मैं इसको एक देख रहा हूं। हम अपनी अपनी भूमिका, आप सुनने की भूमिका में, मैं बोलने की भूमिका में, हमारा मकसद क्या है कि सेमिनार को उपयोगी बनाना। उपयोगी तब बनेगा तब मैं कुछ अच्छा संप्रेषित कर पाऊंगा। उपयोगी तब बनेगा जब कुछ आप अच्छा ग्रहण कर पाएंगे। हम का साझा उद्देश्य क्या है, इसको सफल बनाना। फर्क डालते हो। मछली और समुद्र वाली कहानी आप सबने सुनी होगी। अरे छोड़ो, किताब की चर्चा फिर कर लेंगे ना, कहानियां तो खत्म नहीं होगी। एक छोटी सी 2 लाइन में रखता हूं कि दुख, चिंता, शिकायतों का, दुख, चिंता, शिकायतों का तो रुख एकदम मोड़ दे। दुख, चिंता, शिकायतों का तो रुख एकदम मोड़ दे। ध्यान हटाकर आलस से खुद को मेहनत से जोड़ दे। और जिसको भी शंका है तुझ पर तो उसके भ्रम को तोड़ दे। या पाले हर मंजिल को या सपने देखना छोड़ दे। हम एक सपना देखते हैं कि मुझे जो है ना एजुकेशन में ग्रेजुएट होना है, या कोई भी सपना देखते हैं, वो सपना हमारा है। उसके लिए लड़ेगा कौन, उसको हासिल कौन करेगा? वो भी तो हमें ही करना है ना। अगर भूख हमें लगी है तो निवाला हमें ही खाना पड़ेगा। लेकिन हम सारी चीजों को छोड़िए, हम अपनी स्टडी में ही कई बार ईमानदार नहीं हो पाते हैं। खैर, मैम ने बोला है मैं अंगारा, अभी ढूंढना पड़ेगा अंगारा कहां है। मैं अंगारा, तू अंगारा, मैं अंगारा, तू अंगारा, फिर भी जग में क्यों अंधियारा? आओ रोशन कर देते हैं हम तो मिलकर यह जग सारा। और 10 दिशाएं विस्मित सी हैं, पूछे हमसे अंबर सारा। जब इतने सूरज हैं धरती पर, फिर क्यों गायब है उजियारा? कष्ट मिटाने, पार लगाने, ये तो सोचो आएगा कौन? हमको ही चुन लिया है रब ने, समझो कुदरत का ये इशारा। क्यों हो तीरे,
क्यों हो तीरे ले लो डुबकी, वक्त का दरिया बहता जाए, ढूंढते रह जाओगे फिर बीता पल ना आए दोबारा। और जीत लेंगे, ढूंढ लेंगे जीत को हम प्रयासों की भीड़ में। जीत उसी की होती है जो सब कुछ हारा, हिम्मत ना हारा। मैं अंगारा तू अंगारा, फिर भी जग में क्यों अंगारा। तो हम सब एक प्रकाश पुंज हैं, एक ज्योति स्वरूप हैं, तो हम जुड़ें और करें आलोकित सबको, योगदान दें हम अपना। जी धन्यवाद।